जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। एक लंबे अंतराल के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और हम बात करेंगे आज पॉलिटी के कुछ प्रश्नों की। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम पॉलिटी, फिर उसके बाद इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विविध इत्यादि सब्जेक्ट को भी हम इसमें प्रश्न वाइज या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस वाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी का ये अभ्यास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करूंगा कि आप नोट डाउन करते जाएंगे जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है ये आपको बताना है। और आपको पता है कि ये छठवीं अनुसूची के अंतर्गत, छठवीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य दिए हुए हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है वो छठी अनुसूची के अनुसार चलाया जाएगा। वहीं अगर मैं चौथी की बात करता हूं तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुपात में होगा, किस आधार पर होगा, ये आपकी चौथी अनुसूची बता देती है। पांचवी अनुसूची में जो ये 4 राज्य हैं, जो छठवीं अनुसूची के 4 राज्य हैं, उन्हें छोड़ करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि छठवीं अनुसूची के 4 राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान के प्रशासन का प्रावधान आपकी 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को छोड़ करके अन्य राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान 5वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में हम केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि हम विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात 7वीं अनुसूची के अंतर्गत करते हैं। और 7वीं अनुसूची में आपको 3 तरह की सूचियां मिलेंगी। कितने तरह की? 3 तरह की। तो पहली मिलेगी आपको संघ सूची। कौन सी? संघ सूची, या इसको आप केंद्र सूची कहते हो। दूसरी मिलेगी आपको राज्य सूची और तीसरी मिलने वाली है आपको समवर्ती सूची। तो संघ सूची या केंद्र सूची वो सूची है जिसमें इन विषयों को डाला जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार का होता है। वही राज्य सूची में ऐसे विषयों को डाला जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। और आपका समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को डाला जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। ठीक है, किनका होता है? दोनों का होता है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूची आपकी संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। ठीक है, आशा करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सत्ता का स्वरूप नहीं है? तो सत्ता का स्वरूप नहीं है, हमारी सत्ता कैसी है ना, ये पूछ रहा है कि स्वरूप नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल है। समाजवादी है, बिल्कुल है। पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल है। लेकिन स्वतंत्रता स्वरूप ना होकर के स्वतंत्रता सत्ता का भाई साहब उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? ये स्वरूप है। ये दिखाते हैं कि हमारा भारत कैसा है। जबकि भारत का उद्देश्य क्या है, या भारत पर बैठी सत्ता का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, जहां आपके समानता की बात आ जाती है, आर्थिक न्याय देने की बात आ जाती है, राजनीतिक और सामाजिक न्याय देने की बात आती है, तो वो सत्ता का उद्देश्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्रता स्वरूप न होकर के उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा कि प्रस्तावना देश की राजनीतिक जनपत्री है? तो प्रस्तावना के बारे में किसने कहा था राजनीतिक जनपत्री है? तो ये कहा था आपका के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। गजेंद्र गढ़कर ने प्रस्तावना को जो आपकी उद्देशिका है या आपकी प्रेमबल है, इसको संविधान की भाई साहब आत्मा कहा।
क्या कहा? तो संविधान की आत्मा किसे कहा था? प्रस्तावना को कहा था। किसने कहा था? गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। जबकि ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है या जो ये उद्देश्य का है, ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी आपका प्रस्तावना को कहा था। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है, जहां कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वहां पर आपको अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 लगाना है। ठीक है, जहां संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, ये आपका अनुच्छेद 32 कहता है। जबकि गजेंद्र गढ़कर जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। या संविधान की आत्मा अगर आपसे पूछे तो आपको गजेंद्र गढ़कर लगाना है, या संविधान की आत्मा आपसे पूछे तो आपको प्रस्तावना लगाना है। और आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सी है, तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका के.एम. मुंशी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? ठीक है, तो किसके तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, यानी कि कह सकते हो एकमात्र संशोधन हुआ है। ठीक है, एकमात्र संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करता हूं, तो ये जो संशोधन था, ये स्वर्ण सिंह यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन होता है, और इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। लघु संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े। तो कौन कौन से थे? तो ये था आपका समाजवादी। कौन सा था? तो समाजवादी। दूसरा कौन सा था? तो पंथ निरपेक्ष था। और तीसरा था अखंडता। कौन सा था? तो अखंडता था। तो ये तीन शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, तो एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है, और इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके भाग 12 के 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया, और इसको एक कानूनिक अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो कब हुआ था? 1978 में। 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है, और इसमें जो 21 वर्ष थी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो आपके वयस्क मताधिकार था, या मत डालने की जो उम्र थी, उसकी उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कब की गई? 1988 में 61वां संविधान संशोधन करके। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है, और इसके तहत जो आपका मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, उसको बना दिया गया। शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, और मौलिक अधिकार बनाते ही इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में डाला गया। कहां पर डाला गया? तो 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 करके शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। और भाई साहब एक और बात यहाँ पर याद रखना कि 21A में जो शिक्षा का अधिकार था, इसको लाया कहां से गया? इसको लाया अनुच्छेद 45 से था। कहां से? अनुच्छेद 45, जो आपका डायरेक्टिव
जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 था, उसके एक प्रावधान को निकाल करके शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो प्रस्तावना किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया और एकमात्र संशोधन था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? ठीक है, एक आपको नागरिक और एक लोग व्यक्ति, आपको दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए कि नागरिक वो हैं जिनके पास भारत गणराज्य का एक वैलिड मतलब कह सकते हो पत्र है, या आपका कोई भी आईडी प्रूफ है जिससे आपका साबित होता है कि आप भारत के रहने वाले हैं या भारत के निवासी हैं। तो भारत के निवासियों को या रहने वालों को जिनका उनको नागरिक कहा जाता है, और जो बाहर से या यहाँ पर रह रहे लोगों को व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं जिनके पास आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट भारत गणराज्य का, इनमें से अगर कोई है तो वो नागरिक होता है। और मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 है। ठीक है, कौन सा है? 19। तो 19 जो अनुच्छेद है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो आप याद रखोगे कि 19 आपका जो क्लॉज 1A है, 19 का जो आपका 1A है, इसमें आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो, आप मन में विचार ला सकते हो, तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(2 में 19(1)(b) में आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। किसकी है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप 19(1)(c) में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(4) में या डी में आपको घूमने की स्वतंत्रता है। क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी कोने में घूमने की स्वतंत्रता आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? 19(1)(d) देता है। वहीं आपका 19(1)(d)(f) में A B C D E में, यानी कि ई में आपका घूमने के बाद आपका किसका है? बस जाने का, यानी कि निवास करने का अधिकार आपका ई में है। ई के बाद आता है 19(1)(f) एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको भाग 12 300A में डाल दिया गया। और वहीं आपका 19(1)(f) जो आता है जी आपका व्यवसाय करने का या व्यवसाय चुनने का अधिकार है। ठीक है, व्यवसाय चुनने का अधिकार है। तो आपको 19 आर्टिकल याद होना चाहिए, और याद करने का क्रम क्या है? तो 19A को पकड़िए, आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो बोल सकते हो। तो बोलने के साथ ही आप बोलोगे तभी तो सम्मेलन करोगे ना, किसी को संबोधित करोगे। जब संबोधित करोगे तो बी में क्या है? सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अब संबोधित किया किसी को, अब वो तुम्हारे विचारों से प्रेरित हुआ और आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, तो आप संघ बनाओगे। तो 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। वहीं आप जब संघ बना लिया, आप बोलते हो, सम्मेलन करते हो, संघ बना लिया, तो आप एक जगह तो सम्मेलन नहीं करोगे, घूम घूम कर करोगे ना। तो घूम घूम करके करने के चक्कर में तो डी में आपको घूमने की स्वतंत्रता मिल गई। अब घूमने की स्वतंत्रता मिल गई, आपके जो सम्मेलन में, ये जो संघ में जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से किसी का मन किया कि बस ले, जब कहीं भी गए, मान लेते हैं कि कहीं कश्मीर की वादियों में आप सम्मेलन कर रहे थे। अब सम्मेलन करने में कि जो आपके दोस्त थे वो वहीं बस जाने की जिद करने लगे, तो वो बस गए। तो घूमने की स्वतंत्रता के बाद बस जाने की स्वतंत्रता है। घूमने जाओगे तभी तो मन करेगा ना यहाँ रह जाऊं, तो बस जाने की स्वतंत्रता ई में है। एफ में अब क्या था कि बस गए, अब आपने क्या किया? उनकी संपत्ति को जब्त करा दिया, यानी कि संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया। 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था और 31 आर्टिकल में भी था, तो यहां से हटा दिया। तो संपत्ति जब्त करा दी तो बेचारा क्या करेगा? कोई ना कोई व्यवसाय चुनेगा ना, तो व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आपकी जी में है। तो इसको याद आप ऐसे कर सकते हो। बोलोगे, सम्मेलन करोगे, संघ बनाओगे, घूमोगे, बसोगे, संपत्ति को छीनोगे और व्यवसाय करोगे। बस इतना सा है, 19 आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर 21 की बात करता हूं, तो इसमें आपका जीवन जीने का अधिकार है। किसका है?
जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। या आप कह सकते हो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 21 में है। वही 14 की बात करता हूं तो इसमें समता का अधिकार है, समता का अधिकार है या विधि के समक्ष सभी समान हैं। और 24 में क्या है, 24 में आपका बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम निषेध है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो अभी आपको बता करके आ रहा हूं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार आपका 19(1)(f) में भी था और आपका अनुच्छेद 31 में भी था, ठीक है। तो इन दो जगह आपका संपत्ति का अधिकार रहता था, जिसको हटा करके कहां डाल दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को, कहां है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को भाग 12 संविधान के भाग 12 और आपका अनुच्छेद 300(a) में इसको डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, लघु संविधान कहते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसमें 21 वर्ष से उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन भाई साहब 85 में हुआ था, जिसमें 10वीं, जिसके तहत मेजर काम क्या हुआ था, 10वीं भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी सूची, अनुसूची 10वीं जोड़ी गई, जिसमें कानून बनाया गया दल बदल विरोधी कानून, दल बदल रोधी कानून आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत डाला गया, ठीक है। कब जोड़ी गई, 1985 में। इतनी बात है इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है। यानी कि अवसर की समानता आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अवसर की समानता जो देने वाला अनुच्छेद है वो हो जाता है आपका 16, ठीक है। नियोजन में अवसर की समानता आपका अनुच्छेद 16 देता है। 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को क्या करता है, अंत करता है, या छुआछूत को खत्म करता है, ठीक है। कौन करता है, अनुच्छेद 17। 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी कि सभी लोग भारत के नागरिक जो है वो सभी क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो 18 उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। और वही 15 जो है, 15 जो आपका राज्य है, वो राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जन्म, वंश, जाति और आपका लिंग, जन्म स्थान या जन्म स्थान, वंश, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 कहता है कि लिंग, जन्म स्थान, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, 18 उपाधियों का अंत करता है, 16 अवसर की समानता देता है, जिसमें आरक्षण की बात 16 के अंतर्गत की जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका 1989 में पारित किए गए अनुसूचित जाति जनजाति SC अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है। तो आपको नहीं पर पहले गोला करना है और नहीं को देखना है कि नहीं है कि नहीं। तो नहीं, ठीक है, तो नहीं पूछा है। तो संज्ञेय अपराध माना जाए, बिल्कुल माना जाए, ठीक है। तत्काल गिरफ्तारी हो, बिल्कुल हो। इस अधिनियम में 2015 में संशोधन हुआ है, तो संशोधन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, जिसमें संशोधन हुआ है। और अग्रिम जमानत दी जाए, बिल्कुल न दी जाए, अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है। और यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, आपको ध्यान देना है। क्षमा, पार्डन, यानी कि ये आपकी
राष्ट्रपति की शक्ति है, लघुकरण है, आपका परिहार है, लेकिन प्रतिषेध नहीं है। प्रतिषेध आपकी एक रिट है जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, जो काम आप कर रहे हो उसको रोक दो या आपके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। ये प्रतिषेध की जो रिट है वो आपकी अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। ठीक है, 32 के तहत जारी की जाती है। क्षमा, लघुकरण, परिहार। देखो क्षमा क्या है कि अगर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका गई तो उसमें राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं क्षमा शक्ति का उपयोग करके। लघुकरण का मतलब क्या है कि आप अगर कोई सजा है, कोई कड़ी सजा है, उसका उसका क्या कर देंगे, उस सजा को बदल देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है, मृत्यु दंड मिला हुआ है, अब मृत्यु दंड को वो बदल देंगे और आपको मान लेते हैं कि 10 वर्ष की सजा सुना दी, तो 10 वर्ष के बाद आप छूट सकते हो, तो ये लघुकरण होता है। परिहार क्या होता है? परिहार ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको 10 वर्ष की सजा थी, तो 10 वर्ष की सजा को, सजा की प्रकृति चेंज नहीं की है, नेचर चेंज नहीं किया है, लेकिन इसकी मात्रा को कम कर दिया गया है। 10 की जगह आपको 5 वर्ष दे दी गई है, ये आपकी परिहार होगी। लघुकरण में प्रकृति चेंज कर दी जाती है किसी भी, यानी कि जो आपको अपराध में बंदी किया गया, सजा जो आपको मिली हुई है, उसमें लघुकरण में प्रकृति चेंज हो जाएगी। परिहार में आपका प्रकृति चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी मात्रा को कम कर दिया जाएगा। क्षमा में आप पूरी तरह से क्षमा हो जाओगे। और जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में, आपकी भारतीय संविधान के 72 में जो अनुच्छेद 72 है उसमें 5 तरह की क्षमादान की शक्तियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसमें से क्षमा, लघुकरण, परिहार, है ना, ये आपने देख ली। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रांतीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो प्रांतीय मंत्रिपरिषद में भाई साहब कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 12। कितने होने चाहिए? 12। ठीक है, तो ये जो बात करी गई, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको कहा गया। अब क्या कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि मंत्रिपरिषद में जो केंद्रीय है इसमें कितने मंत्री होंगे? ये कहा गया कि जो लोकसभा है इसके 15% से अधिक नहीं होंगे। और इसमें कौन शामिल होगा? इसमें भाई साहब पीएम साहब भी शामिल होंगे। तो कहा कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मिला करके 15% में शामिल होते हैं आपके पीएम साहब। ठीक है, न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर मैं वही आपकी प्रांतीय मंत्रिपरिषद की बात करूंगा, किसकी? प्रांतीय मंत्रिपरिषद की बात करूंगा, तो भाई साहब इसमें भी यही कहा गया कि जो आपकी विधानसभा है उसका 15%, यानी कि विधानसभा की सीटों का 15% प्लस इसी में कौन शामिल होना चाहिए? तो चीफ मिनिस्टर या आपके मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने चाहिए। उसके अलावा इसमें न्यूनतम कहा गया कि न्यूनतम भाई साहब कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करूंगा तो न्यूनतम का जिक्र नहीं है। अगर प्रांतीय मंत्रिपरिषद की बात करूंगा तो न्यूनतम का जिक्र है, 12 मंत्री होने चाहिए। अब देखो इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य का हम उदाहरण ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो सीटें हैं वो हैं आपकी 60। कितनी सीटें हैं? 60 हैं। अगर मैं 60 का 15% निकालता हूं, 60 का अगर 15% निकालूंगा तो होगा आपका 9 सीटें। तो 9 सीटें होनी चाहिए। अगर इसको देखोगे 15% को सीएम साहिब, तो 9 मंत्री होने चाहिए। लेकिन वहां इसको मतलब अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। कितने मंत्री होने चाहिए? तो 12 मंत्री आपके होते हैं। तो जो प्रांतीय मंत्रिपरिषद होती है उसमें न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे न्यूनतम संख्या कोई नहीं है। अकेला प्रधानमंत्री भी इस कह सकते हो कार्य को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो आपकी संघीय मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके रूप से? सामूहिक रूप से। अगर कह सकते हो कि सामूहिक रूप से मतलब समग्र, यानी कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेही उनकी लोकसभा के प्रति है। ठीक है, तो ये आपका जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। अनुच्छेद कहां पर? 75(3) में ये दिया गया है। और ये लिया कहां से गया है? किस देश से ग्रहित है? तो ये है आपका ब्रिटेन से।
कहां से? ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या संविधान संशोधन भारतीय जो आपका संविधान है उसके 368 अनुच्छेद है उसके तहत होता है। आयरलैंड की बात करूंगा तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं कनाडा की बात करूंगा तो संघीय शासन की व्यवस्था या संघीय व्यवस्था आपकी कहां से ली गई है? तो भाई साहब कनाडा के संविधान से ली गई है। इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे और आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो भाई साहब किसको सौंपता है? ये सौंपता है आपका राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको संसद के भिन्न पटलों पर रखते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपके इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका कार्यकाल क्या होता है और इनका जो आपकी योग्यता है ये आपकी क्या है? तो नियुक्ति भाई साहब करेंगे इनकी, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। कार्यकाल में 6 वर्ष या आपकी 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। योग्यताओं की बात करूंगा तो संविधान में कोई आपकी कह सकते हो योग्यताओं का निर्धारण नहीं है। इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1971 का। किसका? 1971 का अधिनियम पारित किया गया जिसको कैग अधिनियम 1971 कहते हैं, और इसमें योग्यताओं का निर्धारण किया गया। ठीक है, इतनी बातें आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर झट से 5 वर्ष लगा करके आ जाओगे। घर आकर के देखोगे तो क्वेश्चन गलत पाओगे। तो यहाँ पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, लोकसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा जब तक चल रही है जब तक उसका कार्यकाल होता है। अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो उसका भी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर मैं राज्यसभा के सदस्यों की बात करूं तो जो आपके सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता। तो दोनों में उल्टा है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सिटिंग है, की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? ठीक है, तो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति करा दी है तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है या लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, तब जाकर के उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थित हो गया। अब कौन करेगा? तो अब करने वाले हैं राज्यसभा के उपसभापति। कौन करने वाले हैं? राज्यसभा के उपसभापति। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है। ठीक है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अब लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी जो अध्यक्षता है ये करेंगे लोकसभा के स्पीकर। कौन करेंगे? लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष हैं वो करेंगे। अब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, अब लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अब मान लेते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या राज्यसभा के सभापति करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
वो इसलिए नहीं करेंगे कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो सदस्य नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? तो राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, जो उपराष्ट्रपति है, कौन करेगा? राज्यसभा का उप सभापति करेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय के रूप में वर्णित करता है? अभिलेखी न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है, जो उच्चतम न्यायालय किसी मामले में या पर्टिकुलर मामले में जो निर्णय सुनाया है, उस पर्टिकुलर मामला अगर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो उस अधीनस्थ न्यायालय को वही सुनवाई या वही केस या वही मामला सुनाना होगा या उसमें वही फैसला देना होगा जो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिया था। तो हम उस केस को एक अभिलेख के रूप में रखेंगे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद आपका उच्चतम न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय के रूप में वर्णित करता है, तो ये हो जाएगा आपका 129। कौन सा हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करता है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन 124। 125 में जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो भी आपके कौन है न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और पेंशन की बात करता है आपका 125। 129 अभिलेखी न्यायालय के रूप में संदर्भित करता है। 143 परामर्श शक्तियां देता है। परामर्शकारी शक्तियां किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये शक्तियां होगी, ये शक्ति होगी कि सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। इतना आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायतों के त्रिस्तरीय होने की वकालत की थी? यानी कि किस समिति ने वकालत की थी कि पंचायत की कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तर पर कौन कौन सा होना चाहिए? आपका सबसे पहले या सबसे ऊपर आपका जिला पंचायत होनी चाहिए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका क्या होना चाहिए? ब्लॉक समिति होनी चाहिए, ब्लॉक समिति होनी चाहिए या प्रखंड समिति होनी चाहिए। तीसरा आपका पंचायत, आपका ग्राम पंचायत होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इसकी वकालत करने वाली आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आपकी गठित हुई थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। और इसीलिए इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसके लिए, यानी कि जो वकालत की थी वो किसके लिए की थी? कि जो आपका लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है वो केंद्रीकृत ना रहे, विकेंद्रीकरण है ना, इसका क्या हो जाए? इसका विकेंद्रीकरण हो जाए। इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पंचायतों की त्रिस्तरीय होने की वकालत की थी। 1957 में इस कमेटी को गठित किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, ये भी पंचायतों को लेकर के थी, लेकिन इसने क्या किया? इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। किसकी? द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की इसने। जो ब्लॉक समिति थी उसको हटा दिया था और पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की बात की थी। एलएम सिंह की बात करूंगा तो ये आपकी 1986 में गठित होती है। एलएम सिंह भी कब होती है? 1986 में गठित होती है। 1986 में गठित होती है और इसमें इसने पहली बार, यानी कि इस समिति ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात इस समिति के द्वारा की गई थी। पीके थुंगन समिति 1988 में गठित की जाती है। पीके थुंगन समिति, इसने पंचायतों में महिलाओं, ओबीसी महिलाओं, ओबीसी, एससी एसटी को आरक्षण देने की बात की थी। संवैधानिक दर्जा देने की तो बात की ही थी, लेकिन ओबीसी महिलाओं, एससी एसटी को आरक्षण देने की बात भी पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई। एलएम सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की पंचायतों को, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की बात की और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात की, और इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता को।
इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन आपको बता दें कि 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन कर लिया गया है। 16वें फाइनेंस आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन कर लिया गया है और 16वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष बनाए आपके अरविंद पनगड़िया जी। कौन? अरविंद पनगड़िया जी को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, वही आयोग वित्त आयोग की बात करता हूं तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में आप इसको देखोगे। ठीक है, कहां पर देखोगे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसको देखोगे। ठीक है, इतनी बात है, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। तो किसके अधिनियम के तहत मिली? तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1861 में जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अगर मैं भारतीय संविधान में अगर राष्ट्रपति को देखूंगा वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है उनको? तो 123 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? ऐसा आदेश जिसको तत्काल में लागू करना होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी आपका सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति उस कानून, उस अधिनियम, उस कैसे विधेयक को कानून बना देंगे और वो तत्काल में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश 123 के तहत आपका राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ना। आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हो। इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले मिंटो 1909 का अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर आपका भातृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो आपकी 18वीं लोकसभा है वो 2024 से लेकर के 2029 तक चलने वाली है। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करवाना। प्रोटेम स्पीकर के बस यही 2 काम होते हैं। जो नवनिर्वाचित सदस्य चुन करके आए हैं उनको शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करना। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वही हैं, यानी कि ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आपको पता है कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। वहीं मौलिक अधिकारों की बात करता हूं तो मौलिक अधिकार जो है वो आपके भाग 3 में है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। ठीक है, और कहां से कहां तक जाते हैं? तो 12 से 35 तक ये आपके जाते हैं। भाग 4 में जो आपका दिया हुआ है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर के आपके 51 तक विराजमान है। और 5 में आपका संघ के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 2 के जो अनुच्छेद हैं वो आपके 5 से लेकर के 11 तक ये आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसको नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं किया है तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग सब्जेक्टों के ऐसे ही प्रैक्टिस वाइज आपको देते रहेंगे और आप इनका लाभ जरूर उठाएंगे। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर ही दिया होगा आपने अब तक। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।